अब जो एक रॉड है, वो रॉड इस तरह से है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करती है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में उसको रॉड को रखा हुआ है। ठीक है, देखो ऐसे इस रॉड को इस तरीके से रखा हुआ है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें इन्होंने ये बोला कि a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis। तो इस रॉड को ना इस तरह से मूव किया जाता है कि ये जो रॉड है, इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे तो भी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टच रहेगा। ठीक है, थोड़ा और ऊपर खींचेंगे तो भी ये ऐसे नीचे टच रहेगा। अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो भी ये वाला हिस्सा यहाँ पर टच रहेगा। मतलब इसको अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ मैं थोड़ा सा रॉड को खींचता हूँ, मूव करता हूँ, तो ये ऊपर से थोड़ा सा खिसक कर नीचे आ जाएगी। तो इन एनी केस ये जो रॉड है, ये रॉड जो है ये रॉड टच करती रहेगी इसको, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को ये टच करती रहेगी दोनों केसेस में। आप चाहे इसको इधर खींचे चाहे आप इसको ऊपर खींचे, टच करती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें ये देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द रॉड। तो रॉड पर कोई एक पॉइंट है P which is 3 centimeter from the end in contact with the x axis। ठीक है, ये यहाँ पर है पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x, y। तो पॉइंट P से जो x एक्सिस है ये कितना दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर। पॉइंट P से जो x एक्सिस है वो कितना दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर है कि पॉइंट P से जो y एक्सिस है वो कितना दूरी पर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा इन्होंने कहा कि जब इसको हम रॉड को इस तरह से मूव करते हैं ना, कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खींचूं तो भी ये यहाँ पर नीचे टच रहेगा, थोड़ा और ऊपर खींचूं तो भी ये यहाँ पर नीचे टच रहेगा। तो जब रॉड इस तरीके से मूव करेगी, फिर अगर मैं रॉड को ऐसे खींचूंगा तो रॉड ऐसे मूव करेगी, तो ऊपर से नीचे थोड़ा सा खिसकती जाएगी। तो ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P भी मूव करेगा। तो जब मैं रॉड को इस तरह से मूव करूंगा तो पॉइंट P जो मूव करेगा, तो उस पॉइंट P का लोकस यानी कि पॉइंट P का पाथ कैसा बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं किसी एक पॉइंट के बारे में ऐसा कहूँ कि ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे। तो मतलब पहले ये पॉइंट यहाँ पर था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरीके से इसको देखकर, पॉइंट को देखकर, पॉइंट के पाथ को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक पैराबोला बना जो कि लेफ्टवर्ड पैराबोला है। ठीक है, जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसी तरीके से जब ये रॉड इस तरीके से ऊपर उठेगी, यहाँ से ऊपर उठाएंगे, यहाँ से नीचे खिसकेगी, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा इधर मूव करेगा। या फिर मैं इस पॉइंट पी को, मतलब इस रॉड को इधर खींचूंगा तो ये पॉइंट भी थोड़ा 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 इधर मूव करेगा। तो अगर हम इस पॉइंट पी के अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने पर जो लोकस यानी कि जो पाथ बनेगा, वो पाथ कैसा बनेगा वो हमको बताना है। इन्होंने पूछा है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ रॉड। और जब ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना, रॉड वाला क्वेश्चन आता है या लेडर वाला क्वेश्चन आता है, तो समझ लीजिएगा कि लोकस जो है एलिप्स से ही बनेगा। एलिप्स के अलावा और कुछ नहीं बनने वाला लोकस। ठीक है, और अगर एलिप्स नहीं बन रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है। तो आप ये देखो कि मैंने ये कह दिया जब रॉड की टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उन्होंने बोला कि पॉइंट P is such that it is 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड व्हिच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। तो ये वाला डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा 9 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच लेंगे और एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और फिर ना इसकी ये जो ग्राफ बना है इसकी नेमिंग कर लेंगे हम।
इसको बोल दिए ए, इसको बोल दीजिए बी, और पॉइंट पी तो है ही, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जब पॉइंट पी दे रखा है, अच्छा इसको आप क्या बोलेंगे, इस एंगल को मान लीजिए आप थीटा, इस एंगल को मान लीजिए थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लेट एंगल BPQ, लेट एंगल BPQ is equal to angle PAR is equal to थीटा। भाई दोनों के दोनों को मैंने इक्वल माना, और माना क्यों है, ऐसे ही नहीं मान लिया, इसका भी रीजन है, बिकॉज दे आर इक्वल, since they are corresponding angles, since they are corresponding angles। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक, जब ये पॉइंट पी एक्स वाई है, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ कितनी हो गई, एक्स, तो ये भी एक्स। किसी तरीके से, अच्छा ये 90 डिग्री बन जाएगा एंगल, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, तो यानी कि पॉइंट पी को जब मैं यहां से एक्स एक्सेस से जब ये मैं हाइट इसकी मेजर करूंगा, तो ये कितनी होगी, वाई, तो ये वाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर है, एक्स और वाई जो मैंने लेंथ ली है, ये समझ में आ गया? यस सर। बताइए, अर्श क्लियर है? यस सर, यस सर, यस। अर्श क्लियर है? एकांश? यस सर, मेरा माइक ढंग से चल नहीं रहा है। नहीं नहीं, मुझे आ रही है, आवाज आ रही है तुम्हारे माइक से। यस सर, क्लियर है। ठीक है, कनिष्का, प्रियांशी, बताइए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ऐश्वर्या, समक्ष? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, अब मैं देखता हूँ इसमें, जैसे ये हो गया एंगल थीटा, तो अब ना इसमें वही काम करना है जैसा हमने पहले भी करा था, इन ट्राइंगल BQP, इन ट्राइंगल BQP, तो BQP में आप ये देखिएगा, मैं ना दोनों ट्राइंगल्स में एक में cos थीटा निकालता हूँ, एक में sin थीटा निकालता हूँ। तो अगर मैं ट्राइंगल BQP की बात करता हूँ, तो ट्राइंगल BQP में देखिएगा क्या होगा, इसमें आप ये देखिए मेरे पास क्या है, थीटा के सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर, वो तो मेरे पास नहीं है। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली साइड BP, वो मेरे पास है 9 सेंटीमीटर, और थीटा के साथ वाली साइड जिसको हम बेस बोल देते हैं, बेस है हमारे पास, तो बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो मैं यहाँ पर cos थीटा निकालूंगा, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल BQP, इन ट्राइंगल BQP cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि QP अपॉन PP, QP अपॉन BP। cos थीटा इज इक्वल टू QP कितना है, x, और BP कितना है, 9। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन 9, और यहां से आप क्या करो, यहां से ना आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया कि मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा x अपॉन 9 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद में दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूँ। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा PRA, इन ट्रायंगल PRA, इन ट्रायंगल PRA, तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज। तो
तो परपेंडिकुलर मेरे पास है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, तो मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूंगा। इन ट्रायंगल PRA साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब PR अपॉन PA, PR अपॉन PA। तो साइन थीटा इज इक्वल टू PR कितना है y और PA कितना है 3। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं जानता हूं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और राइट हैंड साइड क्या हो गई, x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1 is equal to x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये क्या होता है, is equal to 1, ये क्या होता है, ये होती है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो हम ये कहेंगे hence locus of point P, hence locus of point P will be an ellipse. Locus of point P will be an ellipse. बताइए जी, इतना आ गया समझ में सभी को? अर्षित क्लियर है? Yes, sir. yes sir, अर्षित, यस सर क्लियर है। दृष्टि क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its latest rectum। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, ठीक। और इस पैराबोला की जब हम बात करेंगे तो पैराबोला हमको दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है और y दे रखा है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, यानी कि इट इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ लिखेंगे हम गिवन पैराबोला is x square is equal to 12y, which is of the form x square is equal to 4ay। ठीक है, तो ये इस वाली फॉर्म का है और ये वाली फॉर्म क्या होती है, अपवर्ड पैराबोला। तो ऐसे बना लो, हमने ये बना लिया पैराबोला। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। बस 1 मिनट वेट करिए, मेरा ना वीडियो पॉज होएगा 1 मिनट के लिए। कि ये हो गया गिवन पैराबोला इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y व्हिच इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो हम ये जानते हैं जो लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, लेटेस्ट रेक्टम
जो है लेटस रेक्टम फोकस से होकर गुजरता है। फोकस यहाँ कहीं है, वर्टेक्स ये होता है, वर्टेक्स यानी कि ओरिजिन O 0,0। तो आप यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, a line which is passing through the which is passing through the focus। तो हम ये बोलते हैं कि जो वर्टेक्स यानी कि इसके दो किनारों को, इसके दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है लाइन, एंड दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द फोकस। वो फोकस से क्यों पास हो रही है? क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि हमें वर्टेक्स से ऐसे दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है उस स्ट्रेट लाइन से which is passing through the focus। तो एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम ये कहलाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। फोकस से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन को ही हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इससे इस एंड को ज्वाइन कर लिया और इससे इस एंड को ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। और ये जो है ये हमारा फोकस है, फोकस को हम बोल देते हैं एस, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,a 0,a ये होते हैं। x² = 4ay वाला जो पैराबोला होता है उसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,a। तो हम ये कहेंगे कि दिस पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म x² = 4ay। तो इट इंप्लाइज दैट 4a = 12, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो a की वैल्यू हो गई 3, a की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा s के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो गए 0,3 0,3। फिर इसके बाद मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बोला है कि आपको एरिया बताना है ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताना है। तो अब ये जानते हैं हम कि जैसे ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0,3। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? पैराबोला के केस में 2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2a। तो हमने कहा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2a, यानी कि कितना हो गया? 2 × 3 मतलब 6। 2 × 3 मतलब 6। तो 2 × 3 मतलब 6 का मतलब क्या है? ये जो लेंथ है टोटल 6 हो गई, तो 3 इधर होगी और 3 इधर होगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ भी 3 है और ये हाइट तो 3 है ही। तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल दूंगा, इसको आप बोल दीजिए बेटा P, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इधर x की वैल्यू भी 3 है और यहाँ y की वैल्यू भी 3 है। तो ये हो गया 3,3। फिर ये a है, तो इधर चलें तो x की वैल्यू भी 3 है और जो ये हाइट है y की वैल्यू भी 3 है। तो x की वैल्यू जो 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसलिए उसको -3,3 ऐसे बोलेंगे। तो अब आप ये देखिए मेरे पास ट्राइंगल बन गया AOB। तो ट्राइंगल AOB बन गया, तो अब हम इसमें ये कहेंगे कि भाई ये जो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, तो मैंने जो लास्ट ईयर 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला करा था ना, हम उस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ, और मॉडुलस लगाइए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये मॉड हो गया क्लोज। ठीक है, ये करने के बाद में अब आप देखिएगा
कि ये क्या हो गया, ये हमने कहा ए ओ बी, तो ए को मान लीजिए x1 y1, ओ को मान लीजिए x2 y2 और बी को मान लीजिए x3 y3। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों है मेरे पास। तो x1 की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू -3, तो हाफ मॉडुलस -3 y2 y3, तो ये हो गया x2 y2, ये x3 y3, तो 0 -3 y2 y3 यानी कि 0 -3 प्लस x2 y2 ये है 0 0, तो x2 हो गया 0 और y3 y1, y3 कितना है 3 और y1 कितना है 3 3 प्लस x3 कितना है 3 इंटू y1 y2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0। तो 0 -3 कितना हो जाएगा -3 इंटू -3 हो गया प्लस का 9, 0 इंटू एनीथिंग 0, 3 इंटू 3 ये भी 9, तो 9 प्लस 9 हो गया 18, 18/2। तो ये हो गया मेरे पास 2 9 का 18, तो ट्रायंगल का एरिया हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए बेटा सबको क्लियर है? सर इसको हम हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं कर सकते थे? क्या कह रहे हो? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट से भी किया जा सकता था, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम इसको, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये 3 हो गई और ये वाली लाइन हो गई 6, तो हाफ बेस इनटू हाइट करोगे उससे भी हो जाएगा। भाई ये वाली हाइट 3 हो गई और ये वाली हाइट टोटल कितनी हो गई 6, तो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 और 18/2 कितना हो जाएगा, तब भी 9 स्क्वायर यूनिट्स ही आएगा। बताइए समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है a man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the posts traced by the man. तो याद रखिएगा कि ये जो मेरे को दे रखा है, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने एक ना लॉ किया था कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो, उसमें ये बताया जाता है कि कैप्लर ने ये बोला था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, वो जो है सन के चारों तरफ, जो हमारा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम होता है, तो वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। न्यूटन ने बोला था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और जो कैप्लर है, कैप्लर ने बोला था कि दे रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट टू ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, विद सन एट वन ऑफ द टू ऑफ इट्स फोकाई, मतलब दोनों में से किसी एक फोकस पर उसका सन जो है वो लोकेटेड होता है। तो ये कैप्लर ने बोला था। और कैप्लर का एक लॉ ये भी था कि अगर फोकस से मैं एलिप्स पर कोई भी एक पॉइंट नोट करूं और फोकस से एक लाइन ड्रॉ करूं उस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए और एक दूसरे पॉइंट को, तो वो जो डिस्टेंस है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ना, ये तो थ्योरेटिकल चीज है जो मैंने आपको रिकॉल कर रही है, जो आपने 9th क्लास में करी होगी। नहीं करी है तो अभी डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा सबको। देखिए जी, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इसको, एक बार देखना जरा। रेस कोर्स है, तो रेस कोर्स जो है वो सर्कुलर फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है, वो एलिप्टिकल फॉर्मेट में बना हुआ है। अच्छा, क्या ये दे रखा है क्वेश्चन में? अभी देखते हैं।
A man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the posts traced by the man. ठीक है, तो जो इन्होंने दे रखा है ना कि एक आदमी है वो एक रेस कोर्स में दौड़ रहा है, तो रेस कोर्स में जब भी कोई आदमी दौड़ता है या कोई भी पाथ फॉलो करता है, तो हम ये कहते हैं कि एलिप्स के केस में ही ऐसा होता है कि वो किसी भी पॉइंट पर हो, उस पॉइंट को दोनों फोकसेस से अगर दोनों फोकाई से अगर ज्वाइन करा जाए तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो कैसे, दो फ्लैग पोस्ट का मतलब क्या है? दो फ्लैग पोस्ट का मतलब ही ये है कि ये सर्कल नहीं बनेगा, ये एक एलिप्स बनेगा। अगर वो बोलते हैं कि कोई रेस कोर्स में दौड़ लगा रहा है और वहां पर एक फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है और वहां से अगर सम ऑफ डिस्टेंस निकाला जाए तो फिर वो कांस्टेंट है, तो हम समझ जाएंगे कि एक फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है, तो वो तो सर्कल के केस में ही होगा। एलिप्स के केस में दो फ्लैग पोस्ट होंगे, रीजन कि एलिप्स जो है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये ले लिया एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, और यहाँ वाई एक्सिस, ये वाई हो गया और ये वाई डैश। अब हम रेस कोर्स बनाएंगे तो वो एलिप्टिकल पाथ ये बन गया। ठीक है, तो फ्लैग पोस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से लगानी है, ऐसा थोड़ी है कि दोनों फ्लैग पोस्ट एक ही जगह लगा दिए या दोनों फ्लैग पोस्ट जो अलग अलग कहीं पर भी लगा दिए, नहीं, कुछ ना कुछ जब रेस कोर्स है तो वहां पर रनिंग ट्रैक की लेंथ भी मेजर करी जाती है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ सिमेट्री लिए हुए होने चाहिए। तो वो सिमेट्री लिए हुए कहाँ पर होंगे कि एक फ्लैग पोस्ट को तो इस फोकस पर लगा दो और एक फ्लैग पोस्ट को इस फोकस पर लगा दो। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो फ्लैग लगा हुआ है वो हो गया ए, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये बी हो गया। अब ये जो एलिप्स है, इस पूरे एलिप्स पर वो आदमी कहीं पर भी दौड़ लगा रहा है, मान लीजिए वो इस तरफ है, वो इस तरफ है, वो इस तरफ है, मान लीजिए वो फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। तो अगर मैं P से A को ज्वाइन करूं और P से B को ज्वाइन करूं तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी एलिप्स की ही होती है कि हम इसको बोलेंगे, दे रखा है इन्होंने PA plus PB is always from the two flags from him is always 10 मीटर। तो ये जो PA है और PB है ये हमेशा 10 मीटर होगा, एक तो ये दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि क्लियरली this race course will be in the form of an ellipse. Clearly this race course will be in the form of an ellipse। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो फ्लैग पोस्ट है, ये जो फ्लैग पोस्ट है, फ्लैग पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब AB वो दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, तो ये तो सब समझने वाली बातें थी। अब इसमें हमें ये और देखना है कि जब ये AB 8 मीटर दे रखा है तो A क्या है फोकस, B क्या है दूसरा फोकस। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स, इसके B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको लिख दीजिए यहाँ पर B, इसको लिख दीजिए यहाँ पर A। B के कोऑर्डिनेट्स होंगे AE, 0 और A के कोऑर्डिनेट्स होंगे -AE, 0। ये होगा। ठीक है, AE, 0 और -AE, 0 ये होगा। अब मैं आगे इस तरफ कर रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा कि इसमें ना हम एक चीज और बोलेंगे, ये जो PA plus PB बोला जाता है तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी मेजर एक्सेस है वो मेजर एक्सेस कौन सी हो गई, एक्स एक्सेस। तो यहाँ से और यहाँ तक अगर ये मैं डिस्टेंस निकालूंगा
ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a, ये डिस्टेंस 2a हो जाएगा। और एलिप्स की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे PA प्लस PB इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया, ठीक है, तो ये जो PA प्लस PB है इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू डबल द मेजर एक्सिस, डबल ऑफ द मेजर एक्सिस। तो आप ये देखिएगा कि PA प्लस PB बाई द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है लेकिन आप बस इसको नोट करिए, बाई द property of an ellipse with length of semi major axis small a। आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो लेंथ है ये हम कितना लेते हैं, स्मॉल a, ठीक है, ये आपको पता ही है। और ये वाली जो लेंथ है इसको हम कितना लेते हैं, स्मॉल b, ठीक। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स हम ये कहेंगे कि PA प्लस PB इज इक्वल टू 2a। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में कहीं पर भी प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है और विदाउट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो PA प्लस PB इज इक्वल टू 2a, ये नोट करिए। PA प्लस PB कितना दे रखा है, 10 मीटर, यानी कि 2a इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है। 2a इज इक्वल टू 10 मीटर, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हो गई 5 मीटर, ठीक है, a की वैल्यू 5 मीटर हो गई। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि जैसे ये स्मॉल a है तो स्मॉल a हो गया 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों के बीच में फोकस, ये जो दोनों फ्लैट पोस्ट है इन दोनों के बीच में दे रखा है मेरे को कितना डिस्टेंस, 8 मीटर। तो आप ये देखिए इस ए का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ AE और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ भी AE। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात ना करूँ, सिर्फ लेंथ की बात करूँ, तो मैं कहूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ भी AE, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ भी AE। तो as per the conditions given, as per the conditions given, twice of AE is equal to कितना हो जाएगा, AB, और ये किसके इक्वल गिवन है, 8 मीटर के इक्वल। तो twice of AE is equal to 8, तो 2 4 जा 8, तो AE is equal to 4, एक ये आ गया हमारे पास। और ये करने के साथ साथ मैंने ये देखा कि A की वैल्यू 5 थी, उसको भी डाल दो यहाँ, 5 into E is equal to 4, बिकॉज A की वैल्यू 5 थी तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो जो इसेंट्रिसिटी है E वो कितना आ गया, 4/5। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे जो एलिप्स का होता है। तो एलिप्स में फॉर्मूला होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उस केस में होगा अगर a की लेंथ ज्यादा है, अगर a बड़ा है तो। और 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कब होगा, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एलिप्स के केस में। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो मैं लिखूंगा √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी की जगह आप इसका फॉर्मूला डालिए, इसका फॉर्मूला डालिएगा √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसेंट्रिसिटी हो गई, इज इक्वल टू 4/5। करिए जी इसको सॉल्व, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 4/5। मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस 16 मतलब 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मतलब b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए नहीं होता। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। ठीक है, तो मैन क्या कर रहा है, मैन तो यहाँ पर पूरा का पूरा इस पाथ में चक्कर काट रहा है, तो जो वो चक्कर काट रहा है, जो वो रनिंग कर रहा है, वो जो रनिंग कर रहा है, उस रनिंग जो वो रनिंग कर रहा है, तो वो पाथ क्या बनेगा, उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, हमको वो बताना है। तो साफ समझ में आता है उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो हम ये कहेंगे, यहाँ मिटा रहा हूँ, कि इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन, therefore equation of the path traced by man will be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, तो x square upon 5 का स्क्वायर, x square upon 5 का स्क्वायर प्लस y square upon 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताइए कि सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर Yes, है, sir. समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square is equal to 4ax where one vertex is at the vertex of the where one vertex, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो एक पैराबोला मुझे दे रखा है y square is equal to 4ax, वो उसके अंदर बना रखा है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तो तीन ही तो वर्टेक्स होते हैं, तीन ही तो कॉर्नर्स होते हैं, तो इसमें दे रखा है कि उसका जो एक वर्टेक्स है वो पैराबोला के वर्टेक्स पर है। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन 0,0। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो साइड होगी उसकी लेंथ बतानी है मुझे। ठीक है, देखिएगा, तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ इसे। इसमें देखिएगा, एन इक्विलेटरल, अच्छा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन पैराबोला is y square is equal to 4ax, y डैश, और ये हो गया x और ये हो गया x डैश। ठीक, तो यही वाला होता है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मेंशन कर दीजिए। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है o 0,0, इससे इसको ज्वाइन करा, इस पॉइंट को बोल दीजिए a, इससे इसको ज्वाइन करा, इस पॉइंट को बोल दीजिए b, और दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये b हो गया।
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OB। Hence ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, so OA is equal to AB is equal to OB, OA is equal to AB, OA is equal to AB is equal to OB। ये हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि हम इस ट्रायंगल पर ना कोई भी, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो वो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि यहां से लेकर और यहां तक वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इस पॉइंट को आप OAB, इसको C बोल दीजिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि C के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए k, 0, लेट देयर बी a point, let there be a point C k, 0, मतलब C के कोऑर्डिनेट k, 0 क्यों होंगे, क्योंकि ये जो लेंथ है ये तो x की डायरेक्शन में है, तो x की डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यू होगी उसको k मान लिया, और y एक्सिस में हम ऊपर उठ नहीं रहे हैं, यानी कि हम x एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, तो वहां y की वैल्यू 0 होगी, तो k, 0, let there be a point C k, 0 as shown, ये पॉइंट हमने मान लिया। तो therefore coordinates of A will be, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा कितना, A के कोऑर्डिनेट सबसे पहले तो A में हम ये देखेंगे कि A तक पहुंचने के लिए मुझे x में कितना चलना पड़ेगा, तो x में मुझे चलना पड़ेगा k, तो k, y1, इसको y1 बोल दीजिए। सिमिलरली अगर B के कोऑर्डिनेट्स की बात करी जाए तो भी मुझे k चलना पड़ेगा, तो इसको लिखिएगा k, इसको बोल दीजिए बेटा y2, इसको बोल दीजिए y2। तो अब आप देखो कि k, y1, मैंने इसको k मान लिया, तो अब मैं इसमें ना एक काम करूंगा कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ए पॉइंट जो है वो इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो वो इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ मेंशन करूंगा, since point A k, y1 lies on the parabola, y square is equal to 4ax, therefore y की जगह डालिए y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की जगह डालिए k, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, y1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4ak का अंडर रूट, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ak, ये y1 की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि जो ये y2 है ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये y2 इसका जस्ट अपोजिट है, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 अंडर रूट ak। सिमिलरली y2 is equal to माइनस का 2 अंडर रूट ak। ये बता दीजिए ये सब बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, बताइए दृष्टि, अस्मी,
Yes, sir. ठीक है एकांश यस सर। ठीक। चलिए देखते हैं तो y1 और y2 ये हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस पूरी AB की लेंथ निकालनी है। तो AB की लेंथ किस तरह से निकलेगी? मैं ये कहूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये क्या है? ये y1 है। y1 की लेंथ कितनी है? 2√ak। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लेंथ है ये भी तो 2√ak है। माइनस तो इसका कोऑर्डिनेट है। माइनस जो है वो तो इसका कोऑर्डिनेट है बिकॉज ये नीचे की तरफ है। तो अगर इसकी टोटल लेंथ निकाली जाए तो ये भी 2√ak ये भी 2√ak। तो मैं ये कहूंगा ये भी इज इक्वल टू 2√ak प्लस 2√ak। दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो गया? 4√ak। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें जो k है ना वो k मेरा एज्यूम्ड टर्म है। k जो टर्म है वो एज्यूम्ड टर्म है। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर मुझे जो पैराबोला दे रखा है वो ये दे रखा है y² इज इक्वल टू 4ax। यानी कि यहाँ पर 4 और a ये a कांस्टेंट है। तो जो लेंथ निकालूंगा मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड निकालूंगा उसमें अगर a आ जाता तो कोई बात नहीं बिकॉज a इज गिवन। लेकिन k जो है वो मेरा एज्यूम्ड टर्म है। मैंने माना है ये k, 0 लेट किया है मैंने। तो इस k को हटाना है। तो कैसे करेंगे? देखो जब मेरे पास ये AB आ गया तो इसी तरीके से मैं OA भी निकालूंगा। तो जरा निकालते हैं OA। OA इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा? ये y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 को सब्ट्रैक्ट करना तो वो एक ही बात है। मतलब सीधा सीधा क्या आ गया? अंडर रूट k स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। आगे मैं इस तरफ कर रहा हूं देखिएगा। तो इसमें देखिएगा कि जैसे OA आ गया मेरे पास तो OA को अब हम कहेंगे OA इज इक्वल टू अंडर रूट ये तो k स्क्वायर हो गया प्लस y1 की वैल्यू क्या है? 2√ak। तो 2√ak का होल स्क्वायर। ठीक है ये हो गया। तो OA इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस इसको वो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया a k अंडर रूट a और k का होल स्क्वायर तो ak हो गया और इसका अंडर रूट। ठीक है ये करने के बाद में मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। या छोड़िए ये नहीं करते अभी। हमारे पास ये OA की लेंथ आ गई। तो जब OA की लेंथ आ गई तो OA इज इक्वल टू AB है ना। तो OA इज इक्वल टू AB। तो OA की वैल्यू लिखिए k स्क्वायर प्लस 4ak का अंडर रूट और AB कितना है? 4√ak 4√ak। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे आप दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4ak और इधर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और अंडर रूट ak का स्क्वायर कितना हो गया? ak। इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। k स्क्वायर प्लस 4ak माइनस 16ak इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 4 माइनस 16 हो गया माइनस का 12ak इज इक्वल टू 0। फिर k को ले लो कॉमन इसमें तो ये आ गया k माइनस 12a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ना दो चीजें आ गई यहाँ पर कि k की वैल्यू या तो
या तो k की वैल्यू 0 होगी या k माइनस 12 a की वैल्यू 0 होगी। तो हम कहेंगे k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 a इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 और माइनस 12 को इधर ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो गया k इज इक्वल टू हो गया 12a। तो देखिएगा k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती बिकॉज k इज अ लेंथ, तो k की वैल्यू 12a ही होगी। तो जब k की वैल्यू 12a आ गई तो बस इसी चीज को मैं ab में या oa में जिसमें आपका मन करे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। हम ये कहेंगे देयरफॉर length of side of an equilateral triangle, length of side of an equilateral triangle ये है AB। AB इज इक्वल टू कितना हो गया 4 अंडर रूट AK, 4 अंडर रूट AK, K की जगह डाल दीजिए 12A, 4 ये A हो गया और K की जगह डाल दीजिए 12A। ठीक है, तो ये हो गया 4, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 और A इंटू ए कितना हो गया A स्क्वायर। मैंने 4 इंटू 3 क्यों करा ताकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया और A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया। 4 इंटू 2 इंटू A अंडर रूट 3 यानी कि 8A रूट 3, ये लेंथ हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड की। बताइए जी, क्लियर है सब बच्चों को इतना? Yes, sir. ठीक है, बस तो जी बेटा इतना करिए, कॉनिक सेक्शन से आपका फिनिश है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना होगा ये मेरे को बता दीजिएगा, कौन सा चैप्टर करें नेक्स्ट आगे इसमें? बताइए।